माजी प्रिंसिपल साहब डॉक्टर इंदर सिंह लाखलान, वीरेंद्र सिंह नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वजराला, उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों और विशेष तौर पर सभी युवा साथी जो आज इस सभागार में उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं राजीव गांधी महाविद्यालय को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज आपके बीच में आकर इस विषय पर बोलने का अवसर दिया और उसके साथ साथ जो आपने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जवान बच्चे बैठे हैं, ये बताओ लंबा बोलूं या छोटा? क्योंकि ये विषय इस तरह का है कि जिसमें यदि आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं और टीवी पे जो सेंसिबल चैनल्स हैं उनको यदि सुनते हैं तो इस विषय पे कितना ही बोला जा सकता है, घंटों बोला जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक मत होता है इस तरह के विषय पर। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध ये है कि बड़ी अच्छी बात है, सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत मिलती है वहां से, लेकिन इंफॉर्मेशन किस तरह की मिल रही है, किस सूरत में मिल रही है और उस इंफॉर्मेशन से आप कोई निष्कर्ष बना पा रहे हैं या नहीं, और वो जो निष्कर्ष है वो सच्चाई से कितना परे है, सच्चाई के कितना करीब है, ये अलग विषय है। मैं बात इस तौर पे इसलिए कह रहा हूं खास तौर पे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो होते हैं उसमें ये जो हम सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे एक भावनात्मक उन्माद जो देखते हैं इसकी कोई जगह नहीं होती। ये सिर्फ बिना बात में लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाने की एक चीज होती है। अदरवाइज अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो बहुत ही संजीदा और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि रखी जाती है उसके ऊपर। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं अभी 2 दिन बाद पहली बार पार्लियामेंट की तरफ से डेलीगेशन जा रहा है बहरीन। बहरीन एक देश है, ये जो गल्फ के जो कंट्रीज हैं इनमें एक देश है, सबसे छोटा देश है लेकिन बहुत अमीर देश है। तो वहां पे एक कॉन्फ्रेंस है जिसको बोलते हैं एशियन पार्लियामेंट असेंबली, APA, और उसके 4 अलग अलग मद हैं। उसमें जो एक मद है इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसकी ये कॉन्फ्रेंस है। तो कल हमारी ब्रीफिंग थी पार्लियामेंट हाउस में। मैं बच्चों को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें इतनी सरल या इतनी सीधी या इतनी स्पष्ट नहीं होती। तो वो जो ब्रीफिंग थी वो बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि मेरा ये पहला तजुर्बा था इस तरह का, जहां पे उसमें 8 रेजोल्यूशन हैं, प्रस्ताव हैं जो उस कॉन्फ्रेंस में जिनको लाया जाएगा और जिनको पास करा जाएगा। और इसमें APA में 43 देश हैं इसमें जो मेंबर्स हैं, और वो जितने 8 बिंदु हैं वो सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके पास जाते हैं और फिर उनसे उसके बारे में कमेंट मांगे जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे वो कमेंट्स जो आए हुए हैं अलग अलग देशों के और हमारे भी देश के, वो इस तरह से नहीं है कि ये पूरा पैराग्राफ हटा दो या ये कर दो, बल्कि यहां तक भी है कि ये कॉमा ठीक नहीं है, इस कॉमे की जगह आप ये स्लैश इस्तेमाल करें, या यहाँ पे जो आपने शब्द इसका प्रयोग किया है वो थोड़ा कड़ा है, उसको नरमी से बरता जाए। क्योंकि ये जो इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती है इसमें जो फैसले लिए जाते हैं या जो रेजोल्यूशन पास होते हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं। यदि कोई भी मेंबर, खास तौर पर ऐसा मेंबर जिसमें थोड़ा वजन हो, वो किसी भी प्रकार की आपत्ति कर दे तो ऐसी किसी चीज को फिर उस रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो कहने का मतलब ये कि बहुत बहुत करीबी नजर इन चीजों पर रखी जाती है कि कहीं भी कोई ऐसी चीज उस डॉक्यूमेंट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना आ जाए जो बाद में कोई देश उठ के कहे कि हम तो इसके पक्ष में नहीं या हम तो इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन यदि आप उस मीटिंग में थे जिस समय प्रस्ताव पास हुआ तो बाद में फिर कहते रहो कि हम इसके पक्ष में है या नहीं है, वो तो एक बार पास हो गया तो हो गया। तो मैं ये चीज सिर्फ इसलिए बता रहा था क्योंकि सोशल मीडिया पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी मैं क्या बताऊं, मतलब रोज तो हम पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रहे हैं,
लोगों के भरोसे में चले और जो लोग मत रखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस आज लड़ाई हुई और कल हुई और तोड़ कर दो और यूं कर दो और वो कर दो। ये इतनी हल्की चीज नहीं है ना। पाकिस्तान इतना हल्का देश है जितना लोग सोचते हैं, या उनको सोचने पर बना रखा है कि इतना कोई हल्का देश, और इधर इतना बड़ा चीन बैठा है हमारे पूरे करीब 3000 किलोमीटर के बॉर्डर पे। तो ये जो परिस्थिति होती है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। खैर आज जो मुद्दा है, जैसे डॉक्टर वजराला ने बताया कि मेरे को मेरी पार्टी की तरफ से पहली बार किसी विषय पे लीड स्पीकर जब पार्लियामेंट में बनाया गया तो इस मुद्दे पे बनाया गया, और मैं थोड़ा हैरान भी था क्योंकि मेरा कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरी कोई ना तो डिग्री है, ना मेरी पढ़ाई है, ना मैंने इस तरह का कभी कुछ किया हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा विषय रहा हो। लेकिन खैर पार्टी ने मुझे इसका लीड स्पीकर बनाया और मुझे अच्छा बोलने का मौका मिला जैसा, और उसमें अच्छी चीज ये थी कि अंतरराष्ट्रीय विषय पर जब वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ तो अन्यथा कितनी गर्मागर्मी रहती हो पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन इस विषय के ऊपर कोई तीखा मतभेद नहीं था रूलिंग पार्टी में और विपक्ष में। करीब करीब सब एक ही तरह की बात कर रहे थे। तो उसी विषय पे आज मैं आपके बीच में कुछ चीजें साझा करूंगा, और जैसे मैंने कहा कि ये विचार हैं। सच्चाई एक सब्जेक्टिव चीज है जो हर व्यक्ति अपने हिसाब से देख सकता है, अपने नजरिए से देख सकता है। बहुत से लोग वो हैं जो किसी आइडियोलॉजी को मानते हो, वो हर विषय को अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से नापते हैं, उसका आकलन उस अनुसार करते हैं, और कोई व्यक्ति जो उससे खुद प्रभावित हो सकता है वो उस हिसाब से उसकी व्याख्या करे या उस हिसाब से उसका विश्लेषण करे, और तो इसीलिए अलग अलग नजरिए इस पे हो सकते हैं हर व्यक्ति के। और जो मैंने पार्लियामेंट में जो स्पीच दी थी वो मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने की, तब इस युद्ध को शुरू हुए 40 दिन के आसपास हो गए। 24 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई थी और अब हम मई के आधे में 2023 के एक युद्ध जिसमें ये उम्मीद रखी जाती थी या ये मानना था करीब करीब सबका कि ये 2-4 दिन, हफ्ते या 15 दिन में खत्म हो जाएगा, उसको 1.25 साल हो चुका है और अभी उसका अंत किसी को नहीं नजर आ रहा, और अंत क्या होगा ये भी किसी को नहीं नजर आ रहा। एक कहावत है लड़ाई के बारे में, युद्ध के बारे में, कि आप लड़ाई को शुरू तो कर सकते हो लेकिन लड़ाई को खत्म करना आपके हाथ में नहीं। उसके बाद वो लड़ाई क्या दिशा लेगी, क्या करवट लेगी, कहां जाएगी, किसको कितना नफा नुकसान करेगी, उसका आप आकलन जो है वो लड़ाई शुरू होने से पहले तो कर सकते हो, लेकिन लड़ाई के दौरान कोई भी आदमी बिल्कुल एक आश्वस्त तौर पे ये नहीं कह सकता कि इसका निष्कर्ष ये निकलेगा। तो ये जो लड़ाई, जैसे मैंने कहा कि 2022 24 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई थी, और एक चीज देखिए कि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। ये वो समय था जब पूरी दुनिया जो थी वो कोविड की मार से बाहर नहीं निकल पाई थी। और मैं कोविड की मार की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ हेल्थ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो एक ये आपदा थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी ली, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन पूरी दुनिया में जिस प्रकार से जो सारी अर्थव्यवस्था थी, पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था, वो जिस प्रकार से चरमरा गया था, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। क्योंकि बीमारी से मरना एक बात है, दूसरी बात है जब इस प्रकार की बीमारी से जब पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाए, तो खास तौर पर जो मार्जिन पर रहने वाले लोग हैं, जो रोज की दिहाड़ी कमा के अपना जीवन यापन करते हैं, उनको किस प्रकार से उस समय में अपनी जिंदगी चलानी पड़ी होगी, किस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ा होगा, उसका आप अंदाजा सभी लगा सकते हैं। तो अभी दुनिया जो है कोविड से निकली नहीं थी, और ये दूसरी इतनी बड़ी आपदा जो है वो शुरू हो गई। और आपदा इसलिए कि अब वैसे तो कोई पूछे, आप में से कोई बता सकता है यहाँ से यूक्रेन करीब कितने किलोमीटर दूर है?
कोई अंदाजा लगा सकता है कितने किलोमीटर दूर होगा हिंदुस्तान से यूक्रेन? हाँ बिल्कुल, हवाई जहाज से यदि आपको एज द क्रो फ्लाइज जिसको कहते हैं उसी की लाइन खींच के अगर आप दिल्ली से यूक्रेन का डिस्टेंस अगर देखोगे तो करीब वो 5300-5200 किलोमीटर, और सड़कों के हिसाब से देखोगे तो शायद 7-8 हज़ार किलोमीटर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक जितना आपका डिस्टेंस है उससे दुगना इतनी दूर एक देश में लड़ाई हो रही है, तो उसका मेरी और आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ना चाहिए? उसका कोरिया और जापान की सेहत पर क्या फर्क पड़ना चाहिए? तो ये चीज है जो हमारे जीवन में हमारे सामने आई है बिल्कुल पूरे बड़े रूप में, कि दुनिया को कहते हैं ग्लोबल विलेज हो गया है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो चुका है। और उसका ये बहुत बड़ा एक उदाहरण, हालांकि उससे बड़ा उदाहरण तो कोविड था। कोविड के टाइम में एकदम से जब दुनिया बंद हुई तो पिछले 30 साल में करीब या आप मान सकते हैं कि एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेज, कि जो चीन है वो दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है, क्योंकि करीब इतनी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, चाहे वो टेलीकॉम की हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल की हो, किसी भी तरह की आप बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए जिनकी फैक्ट्रियां लगती हैं, वो उनका सबसे ज्यादा काम जो है, उसकी अधिकता जो है वो चीन के अंदर है। और एकदम से कोविड की वजह से जब सब कुछ रुका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक गई, क्योंकि सप्लाई चेन्स जो हैं, जो चीज, जो पार्ट्स कहीं से आने हैं, जो जिसको पुर्जा कहते हैं आप, वो कहीं से आना है, या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो कहीं से आना है, या किसी प्रकार की और चीज जो इस्तेमाल होती है वो कहीं से आनी है, वो सारी की सारी रुक गई। और दूसरा ये भी था, एक बहुत बड़ा शक था कि ये चीन की लैब में जो हुआ है ये इसको कृत्रिम रूप से पैदा किया गया था, या ये वाकई जानवर से सही मायने में फैला है आबादी के अंदर। लेकिन जो भी था, पूरी दुनिया में एक, जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी, और बहुत से उसके परिणाम भी हैं जो आने वाले समय में सामने आ रहे हैं। और ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, चीन ने एक पॉलिसी फॉलो करी थी करीब 2 साल तक, जिसको वो जीरो कोविड का नाम देते हैं, कि हमने कोविड होने ही नहीं देना। मतलब इतने शाने लोग हैं, क्या उनको पता नहीं था कि वो वायरस को बोतल में बंद नहीं करके रख सकते? एक बार निकल गया तो निकल गया, लेकिन उन्होंने पूरे पूरे शहरों को, आप ये लगा लो कि एक किस्म की जेल बनाकर छोड़ दिया, और कहीं पे कोई अंदेशा भी हो जाता था कि यहाँ पे किसी को कोविड होने की संभावना है, तो उसके ऊपर ऐसे कूद के पड़ते थे जैसे कोई बहुत बड़ी घटना है जो घटने जा रही है, और उसको अगर यहाँ रोक लिया तो रोक लिया, निकल फैल जाएगी, जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। और जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया चीन से जुड़ी हुई है, सबको बहुत उसका नुकसान हुआ। और 2 साल बाद उनको ना चाहते हुए भी, अपनी जिद के बावजूद उनको खोलना पड़ा धीरे धीरे सब कुछ, और जब खोला तो उसमें कोविड फैला भी। लेकिन किस्मत उनकी अच्छी थी कि तब तक दवाई करीब इजाद हो चुकी थी। उनकी एक और समस्या थी, वो बाहर की दवाई इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे पहले, और उनकी खुद की बनाई हुई दवाई अच्छी नहीं थी, तो उसकी वो जो इम्यूनिटी एक बढ़नी चाहिए थी दवाई से, वो बढ़ी नहीं। तो खैर इस तरह की व्यवस्था थी पूरी दुनिया में। जब ये लड़ाई जो है 2022 में ये शुरू हुई, अब इसका जो, जैसे मैंने कहा कि इतनी दूर है वो 6000 किलोमीटर के आसपास, उसका मेरी सेहत पे, आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ना है, उसका जैसे मैंने कहा हमारे से भी दूर अगर चले जाओ जापान, कोरिया में क्या फर्क पड़ना है। तो ये चीजें हैं जो समझने की बहुत जिनकी जरूरत है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया को आप मान सकते हैं वो 2 धड़ों में बट गई। 2 धड़ों में पूरी दुनिया बट गई थी। एक वो धड़ा जिसको अमेरिका लीड करता था, और सारे जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं ये उनके साथ थे, जिनको हम डेमोक्रेसी कहते हैं या लिबरल सोसाइटी जिनको कहते हैं, वो एक तरफ थी। और दूसरी तरफ जो धड़ा था वो सोवियत रूस का था, मतलब जो दुनिया में समाजवाद लाना चाहते थे या साम्यवाद लाना चाहते थे, दूसरी तरफ वो धड़ा।
और इस सब के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के इनिशिएटिव पे एक नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू की गई थी। हालांकि हमारा रुझान या हमारा झुकाव तो सोवियत रूस की तरफ ही था, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बहुत बड़े देश थे और हैं और बहुत इस तरह के देश थे जो आर्थिक तौर पे कमजोर थे, जो नए नए गुलामी से बाहर निकले थे, जिनमें अभी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो पश्चिम के देशों को या और जो दूसरे मजबूत देश हैं उनका मुकाबला कर सके, तो एक अपनी स्वायत्तता बनाने के लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको कहते हैं वो रास्ता हिंदुस्तान ने अपनाया और उसका बड़ा लाभ हुआ हिंदुस्तान को। यहाँ तक कि जो दो बहुत बड़े जो विवाद दुनिया में उस समय उठे थे, एक तो आपको पता ही है कोरिया की लड़ाई हुई थी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। इसी तरह से इंडो चाइना का जो इलाका है, इंडो चाइना में मेरे ख्याल से 4 या 5 देश आते हैं, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार और एक और है थाईलैंड। इन में मध्यस्थता करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अमेरिका या रूस को नहीं कहा, हिंदुस्तान को कहा, पंडित नेहरू को, कि हम तो पक्षधर हैं, इधर के या उधर के, आप दोनों के बीच का रास्ता लिए हुए हो, तो शायद आप ये सुन ले, हमारी तो नहीं सुनेंगे। तो एक वो स्थिति थी जो करीब आप मान सकते हैं 1989 तक या 1991 तक चली, क्योंकि 1991 के बाद सोवियत रूस जो था वो बिखर गया सारा का सारा, 15 या 16 उसके देश बन गए। रूस जो था वो बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा था, लेकिन ये बाकी जितने देश हैं, बेलारूस, यूक्रेन और ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर जिनको स्तान्स कहते हैं, ये 5-6 देश हैं, ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये सारे करीब 15-16 देश जो हैं उधर, यदि आप ईस्ट यूरोप में चले जाएं तो वहां पे कई देश थे, वो उनसे निकले और जो दुनिया थी वो एकदम से जो जिसकी 2 धुरियां थी उसमें से एक धुरी खत्म हो गई और पूरी दुनिया एक धुरी पे आके टिकी, और वो धुरी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक इकलौता दादा पूरी दुनिया का, यूनिपोलर वर्ल्ड इसको कहते हैं। और ये माना जा रहा था कि ये पता नहीं कितने साल तक चलेगा, लेकिन वो ज्यादा लंबा नहीं चला। जो यूनिपोलर वर्ल्ड है वो करीब सिर्फ 15-20 साल तक उसकी मियाद रही, और इन द मीन टाइम, हालांकि अमेरिका की मदद से शुरुआत हुई थी, चाइना बढ़ना शुरू हो गया बहुत तेजी से, और इसी तरह से हिंदुस्तान ने चाइना के 15 साल बाद शुरू किया, लेकिन हिंदुस्तान भी एक प्रगति के रास्ते पे, प्रगति से मेरा मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पे हम चल दिए। उससे पहले शब्द हमारे यहाँ फ्रेज इस्तेमाल होता था हिंदुस्तान के लिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे उसको। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए थे के.एन. राज, मेरे ख्याल से उन्होंने ये फ्रेज दिया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब 3 से 3.5% प्रति वर्ष आप सिर्फ इतना ग्रो कर रहे हो। तो खैर 1991 के बाद ये सारी तस्वीर बदली, और एक किस्म का ये मानिए कि जो पहले दुनिया 2 धड़ों में थी, उसके बाद एक ही धड़ा रह गया था, उसके बाद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना शुरू हो गया। लेकिन लोगों में नाराजगी बहुत थी, बहुत सी दुनिया के देशों का ये मानना था कि ये जो सिस्टम है ये फेयर नहीं है। बात तो डेमोक्रेसी की और लिबरलिज्म, उदारवाद की जाती है, लेकिन जिस प्रकार की हरकतें हुई, जिस प्रकार से इराक को तहस नहस किया गया, जिस प्रकार से अफगानिस्तान को बिल्कुल 18वीं सदी में लाकर खड़ा कर दिया गया, जिस प्रकार से पूरा मिडिल ईस्ट जो आपका है, ये सीरिया, जॉर्डन, कितने ये देश हैं, बड़ी पुरानी सभ्यताएं हैं सारी की सारी, जिस प्रकार से उसको सारे को तोड़ दिया गया, तो ये चीज लोगों को समझ में आनी शुरू हुई कि इसमें कोई आदर्शवाद नहीं है, इसमें कोई जमहूरियत या जिसको डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं, ये वो खिलाने की बात नहीं है। ये सारा का सारा खेल जो है ये मिडिल ईस्ट के तेल को काबू करने का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उस चक्कर में लाखों लोगों की, क्या बोलूं, शहादत कह लो या बलि दे दी गई। तो पूरी दुनिया में दूसरा नैरेटिव जो था वो बढ़ना शुरू हो चुका था, और इसीलिए जब चाइना का उभार होना शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया, और ये
यूक्रेन और रूस की लड़ाई जब शुरू हुई, मान्यता ये थी कि करीब करीब दुनिया के सारे देश जो हैं, जो अमेरिका का और जो नेटो जिसको बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दो संस्थाएं बनी थी, मिलिट्री अलायंस थे ये। एक तरफ नेटो था जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का की छत्रछाया में, और दूसरी तरफ बोलते थे वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट में सोवियत यूनियन और ये जितने देश जो ईस्ट यूरोप के हैं ये उसमें थे, और ये दोनों मिलिट्री अलायंस थे, और ये दोनों आमने सामने थे, न्यूक्लियर पावर्ड थे सारे के सारे। लेकिन क्योंकि वो एक इंटरनेशनल रिलेशन में टर्म यूज होती है बैलेंस ऑफ पावर, तो बैलेंस ऑफ पावर वैसे पॉलिटिकल साइंस में भी एक कॉन्सेप्ट है। हमारी पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है वो भी इसी पे आधारित है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो इतना भारी नहीं हो जाना चाहिए कि वो दूसरों के ऊपर हावी हो जाए। तो बैलेंस ऑफ पावर का यही कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज्यादा हथियार बनाए गए, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाए गए, लेकिन क्योंकि बराबरी थी और जिसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन या म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, वो अश्योर्ड थी, इसलिए कोई लड़ाई नहीं हुई। और 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद से 2022 तक 55 और 22 करीब 75-77 साल तक यूरोप वाले भूल गए थे कि लड़ाई भी कोई चीज होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तरक्की के उसमें लगे थे। हालांकि बहुत लोगों का ये कहना है कि इस वजह से वो सॉफ्ट हो गए थे, जबकि यूरोपियंस जो हैं वो बड़े खाड़ू रहे हमेशा। वो तो जितना लड़े इतना तो दुनिया कोई नहीं लड़ा आज तक, वो तो उनकी तो लड़ाई बंद दूसरी विश्व युद्ध के बाद हुई है। अदरवाइज तो यूरोप तो हमेशा इट वाज ऑलवेज एट वॉर विद इटसेल्फ, बहुत लड़ाइयां देखी हैं यूरोप ने, लेकिन 75 साल तक एक पीस देखा उन्होंने, और उस पीस में जो असली किरदार था या उस पीस की जो कीमत चुकाने लग रहा था वो यूरोप नहीं था, वो अमेरिका को करना पड़ रहा था। ट्रंप के बारे में आपका कुछ भी विचार हो सकता है, लेकिन उसने बड़े पते की बात कही थी, तो बोला क्या माहौल हो रहा है, सेफ्टी तो यूरोप की हो रही है, खर्चा सारा हम उठ रहे हैं इनका, और ये मौज करने लग रहे हैं। ये साल में 3-3 छुट्टियों पे जाते हैं, 1 महीने की, कभी सर्दियों में यहाँ चले गए, गर्मियों में वहां चले गए, और इनका खर्चा सारा जो है इनकी सुरक्षा का वो हम झेलने लग रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति थी, लेकिन ये स्थिति पहली बार 2022 में नहीं हुई, ये स्थिति हुई थी 2024 में, 2014 में। 2014 में रूस ने एक इलाका है क्राइमिया, अगर आपने नाम सुना हो, क्राइमिया जो है वो यूक्रेन का एक हिस्सा है। उन्होंने 2014 में क्राइमिया को कब्जा लिया। अब वैसे तो ये सारा इलाका वो है जब रशियन एम्पायर होता था, मतलब साम्राज्य जब था रूस का, तब भी ये उनका हिस्सा होते थे। जब सोवियत रूस था तब भी ये उनका हिस्सा होते थे, लेकिन जब ये टूटे 1991 के बाद, तब ये क्योंकि यूक्रेन अलग देश बन गया और क्राइमिया उसके साथ चला गया। जबकि यूक्रेन की जो वो जिसको रेशियल कॉम्पोजिशन कहते हैं वो स्लाव्स हैं, और रूस की जो आइडेंटिटी है वो भी स्लाव है। जैसे हमारे यहाँ आर्य शब्द इस्तेमाल होता है, वहां स्लाव बोलते हैं। तो वैसे तो भाई हैं आपस में सारे के सारे, लेकिन जो भी था, और वो क्राइमिया काबू करने का कारण क्या है? क्योंकि वो इकलौता रास्ता है इतने बड़े रूस के लिए, वार्म वाटर सी जिसको बोलते हैं, या वार्म वाटर ओशन, मतलब गर्म पानी का, नॉर्मल पानी के जो समंदर है उस तक पहुंचने का इकलौता रास्ता जो है वो क्राइमिया है। वहां पे बहुत बड़ा पोर्ट है, सेवास्टोपोल बोलते हैं उसको, वो और एक ओडेसा है। तो ये इससे क्या है, इससे रूस को एक्सेस मिलती है। नक्शा जरूर देख लेना बाद में जाके, जो थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हो, इससे एक्सेस रूस को मिलती है ब्लैक सी में, और ब्लैक सी से अंत नहीं होता। ब्लैक सी फिर तुर्की में जो एक बॉस्फोरस, आपने नाम सुना होगा, बॉस्फोरस जो है वो जो ये इस्तांबुल है, इसको 2 हिस्सों में बांटती है, नदी है। वो नदी बेसिकली क्या है, वो ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन के साथ जोड़ती है, और मेडिटेरेनियन में आने के बाद फिर आप अटलांटिक में निकल सकते हो। मतलब फिर आप पूरी यूरोप के साथ और पूरी दुनिया के साथ फिर अपना व्यापार जो है
वो समुद्र के माध्यम से कर सकते हो। अदरवाइज रूस के पास कोई भी वार्म वाटर सी की एक्सेस नहीं है कहीं से। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने क्राइमिया को काबू किया। और 2022 में यूक्रेन से जो लड़ाई हुई शुरू, उसमें मत आप कुछ भी रख सकते हैं। हमारे कई बार मेंबरों में भी बड़ा मतभेद हो जाता है कि भाई यूक्रेन एक सॉवरेन देश है, डेमोक्रेसी है, ये क्या मतलब हुआ रूस ने बॉल उठाई और उसके अंदर घुस गए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि रूस कोई बिना प्रोवोक किए, बिना उत्साह थोड़ी घुसा। जो सोवियत रूस के पुराने हिस्से हैं उनको पिछले 20 साल से नेटो जो है वो धीरे धीरे करके अपने में मिलाने लग रहा है। और वो मिलाते मिलाते आज के दिन उस हद पे आ चुके हैं जिसको देसी भाषा में बोलना कि वो रूस की जड़ में आगे बैठ गए। मतलब यदि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है या पूरी तरह से उसके प्रभाव में आ जाता है, उसके बाद नेटो जो है वो रशिया के बॉर्डर पे है, उसमें कोई बफर नहीं बचता है। और इसीलिए ये कहा जाता है हमेशा से, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सिर्फ अभी की या 100 साल पुरानी चीज नहीं है, कि 3 इलाके हैं, पोलैंड, बेलारूस और यूक्रेन। ये 3 इलाकों को यदि आप अपने प्रभाव में लेना चाहोगे या उनको उकसाओगे, ये रशिया के लिए वो रेड लाइन जो है ना, ये वो है सारी की सारी की। इनको यदि आप क्रॉस करोगे तो चाहे हमें मरना पड़े या कुछ करना पड़े, फिर तो हम लड़ेंगे, देखी जाएगी। क्योंकि रशिया जो है आज के दिन आर्थिक तौर पे कहीं स्टैंड नहीं करता। जिस तरह की उसकी पहले जो हैसियत थी वो नहीं है। उसकी आज के दिन जो इकोनॉमी है वो करीब करीब हिंदुस्तान की आधी है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो आज के दिन 3.1 या 2 ट्रिलियन डॉलर की है, और रूस की जो पूरी इकोनॉमी है वो 1.7 या 1.8 ट्रिलियन डॉलर की है, और वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी से भी 40% कम है। लेकिन वो आज के दिन भी मिलिटरीली एक सुपर पावर। आज के दिन भी रूस के पास अमेरिका से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। और इसीलिए, और दूसरा ये, रूस आमतौर पर किधर भक्ति नहीं देता। जैसे मैंने कहा यूरोप वाले लड़ने में बहुत क्या कहूं आतुर रहे हैं बहुत सदियों तक। और यही कारण था कि वो 2022 में यूक्रेन के अंदर घुसे, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो की मेंबरशिप बिल्कुल लेने को तैयार बैठा। और कई लोगों का ये मानना है कि ज़ेलेंस्की जो है उनका राष्ट्रपति, उसको हटाने के लिए ये किया गया, इसलिए रूस आया। वो बहुत छोटी चीजें हैं। असली चीज तो ये है कि यदि आप मेरे दुश्मन को मेरे घर के दरवाजे में लाके अगर आप खड़ा करोगे तो मैं ये तो बात देखूंगा नहीं कि मेरे घर के अंदर घुसेगा, मैं उसके बाद ही लड़ूंगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कारण है कि ये सारी चीज यहाँ रुकी और ये लड़ाई जो है ये शुरू हुई। अब मैं इसके बारे में यदि आप बात करें कि इसका असर क्या हुआ है दुनिया के ऊपर, देखिए असर आमतौर पर 2-3 चीजों से आंका जा सकता है। एक तो अर्थव्यवस्था पे क्या असर हुआ, दूसरा जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स है उसके ऊपर इसका क्या असर हुआ, और एक बहुत जरूरी चीज ये कि फौज के तौर पे या लड़ाई के तौर पे क्या ये नए किस्म का दौर शुरू हुआ है। तो मैं वहां से शुरू करूंगा। रूस और यूक्रेन की जो सैन्य शक्ति है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब जिसको कहते हैं ना, एसिमेट्री इतनी ज्यादा है कि दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। यदि एक 100 पे खड़ा है तो दूसरा 15 पे खड़ा है। और एक और चीज हुई थी, जब ये सोवियत रूस टूटा और उसके कुछ साल बाद जब यूक्रेन से रशिया का समझौता हुआ, तो यूक्रेन ने अपना सारा जो न्यूक्लियर का जो असला था और सारी फैसिलिटीज जो थी वो रूस को सौंप दी। वो सारी की सारी रूस को सौंप दी। एक सबक तो ये है कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है जो आपको दुनिया में शक्ति देती है, उसको किसी भी लालच में, लोभ में, या इस उम्मीद में कि इससे शांति मिल जाएगी, हमको शांति खरीद लेंगे इससे,
इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। यूक्रेन ने यह देख लिया, यूक्रेन के पास बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल था, उससे बड़ा सिर्फ रूस के पास है। उनके पास इतनी ज्यादा क्षमता थी, लेकिन वो सारी आज से पुरानी 20-25 साल पहले वो रूस को दे दी उन्होंने। फिर तो ये जो लड़ाई है, इसका एक, जैसे मैंने कहा, मिलिटरीली बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि इस लड़ाई ने बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि पिछले करीब 100-150 साल से जो लड़ाई का सबसे बड़ा आधार माना जाता है आपकी शक्ति का, वो टैंक्स। किसी जमाने में घोड़े होते थे, किसी जमाने में हाथी होते थे। आज के दिन जो टैंक था वो मॉडर्न जमाने का हाथी था। और आपकी फौज का जो आकलन था वो बहुत हद तक इस पर निर्भर करता था कि आप आर्टिलरी जिसको कहते हैं, आपका तोपखाना जो है वो कितना मजबूत है। और उस तोपखाने में सबसे बड़ी चीज जो है वो टैंक्स है। और रशिया जो है वो टैंक्स में दुनिया में आज के दिन भी सर्वोपरि है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी, आप सारे बच्चे जिनसे वाकिफ हैं, ये जिसको हम ड्रोन बोलते हैं, सस्ते और यूज एंड थ्रो वाली बात है। और किसने बनाए हुए थे? तुर्की ने। टर्की का एक बैरक्टर करके एक साइंटिस्ट था, उसने अपने ही नाम से ये ड्रोन बना रखे हैं। और एक उस छोटी सी चीज से रूस जैसी फौज को उन्होंने रोक लिया कह लीजिए, या उलझा लिया कह लीजिए, या शायद रूस ओवर कॉन्फिडेंट था कि कोई बात ही नहीं, ले और घुस जाएंगे हम, रोकने वाला कोई है ही नहीं। कभी मैंने लड़ाई में ऐसा नहीं देखा कि 200 टैंक एक सड़क पे यूं सीधे जान लग रहे हो। वो स्थिति सिर्फ तब होती है जब आदमी को उम्मीद होती है कि मेरे सामने तो मुकाबला ही नहीं होना। और उन्होंने सीधी लड़ाई लड़ी भी नहीं, वो सारी लड़ाई ड्रोन से हुई, सारी लड़ाई बैरक्टर जो है इससे हुई। तो एक बहुत नई सोच में आज के दिन फौज है पूरी दुनिया की, कि ये जो नए तरह का जो युद्ध जो यूक्रेन में देखा, इसके साथ आगे पार कैसे पानी है। क्योंकि इसका एक उदाहरण इसी समय में हुआ, अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई भी हुई थी। आप लोगों को पता नहीं, नाम पता है या नहीं पता, छोटे छोटे देश हैं दोनों ये, लेकिन ये भी बिल्कुल खाड़कू देश हैं, ये भी लड़ने में चैंपियन है। और खूबसूरती ये है कि एक क्रिश्चियन है, एक इस्लामिक है, और आज से भी सदियों से झगड़ा है। और वहां पे भी जो बड़ी सैन्य शक्ति थी उसको छोटी ने हरा दिया, सिर्फ मॉडर्न वॉरफेयर की वजह से, ये ड्रोन वगैरह की वजह से। और वो भी इसलिए कि वो तुर्की जो था वो पूर्ण रूप से उस देश के साथ था, और उनको उन्होंने सप्लाई करी और वो लड़ाई को जीत गई। दूसरी चीज, आज तक दुनिया में जो सारी मिलिट्री सप्लाई होती है वो यूरोप से या अमेरिका से होती है, या इजराइल के लो आप। ये पहली बार एक नई चीज देखी गई है कि इस लड़ाई में यूक्रेन को बहुत सारा असला जो है, जो उन्होंने खरीदा है, वो कोरिया से जाने लग रहा है। मतलब ये कि एक एशियन कंट्री अब इस खेल में है जो उस टेक्नोलॉजी के हथियार बना पा रही है जो एक यूरोपियन देश उसको खरीदने लग रहा है। और एक में वैसे थोड़ा सा असाइड है, लेकिन आपकी शंका दूर कर दूं, यूक्रेन वगैरह को ये मत सोचना गरीब देश है ये। आपको थोड़ा कंपैरेटिव एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान में जो पर कैपिटा जीडीपी है, मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है साल की, वो शायद 2100 या 2200 डॉलर है। जो यूक्रेन की प्रति व्यक्ति आय है वो $10,000 से ऊपर की है। मतलब उनका आम जनसाधारण आदमी की जो कमाई है वो हमारे से 5 गुना है। तो ये लंजू पंजू देश नहीं है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। और यूक्रेन का जो साइज है वो 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, मतलब हमारा पूरा यूपी, पूरा राजस्थान और उसके साथ हरियाणा जोड़ दो तो यूक्रेन इतना बड़ा देश है, छोटा नहीं। वो बात दूसरी है, रूस हिंदुस्तान का 10 गुना है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यूक्रेन अपने आप में छोटा नहीं, आबादी 4.5 करोड़ है। और वो आबादी का तो ठेका कर हमने ले रखा है सारा का सारा, हमने बाकी दुनिया में तो ऐसे ही है सारा। तो ये इससे जो मिलिटरली एक नई स्थिति उभरी है, और सारे देश जो हैं दुनिया के अब इससे जूझ रहे हैं कि आगे की जो
हमारी तैयारी है या असला जो हमने खरीदना है या अपनी सिक्योरिटी का जो साधन हमने करने हैं वो किस प्रकार से करने हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, लाइन से हट रहा हूं। हिंदुस्तान के पास अब 3 ये हैं जिसको क्या बोलते हैं आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब समुद्री जहाज हैं जिन पे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं, जिसको पूरा समुद्री बेड़ा बोलते हैं। और ये बेड़ा सिर्फ ये नहीं होता कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 15-20 छोटे समुद्री जहाज होते हैं और फिर छोटी किश्तियां होती हैं। बहुत बेसिकली जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पूरा का पूरा नेवल स्टेशन होता है। नेवल स्टेशन जो समुद्र के अंदर है और चल रहा है, लेकिन इस पर खर्चा कितना आता है? 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये इसका खर्चा है। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि क्या इस तरह का खर्चा करना जरूरी है बजाय इसके कि हम और तरह के वेपन खरीद सकें। इसका भी उदाहरण सबसे बड़ा इस लड़ाई से निकला। रूस का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, मेरे ख्याल से मोस्को नाम था उसका, वो पिछले साल, राम जाने वो सुसाइड अटैक था या क्या था, लेकिन वो उनका सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब एक झटके में करीब 40-50 हजार करोड़ का जो उनका एक हथियार था, जो उनकी प्रोजेक्शन की दुनिया में ताकत थी, वो एक झटके में खत्म कर दी गई। दूसरा, नॉर्थ स्ट्रीम, आपने नाम सुना होगा। नॉर्थ स्ट्रीम वो है जिससे रूस जो है पूरे यूरोप को गैस की सप्लाई करता है, वो उड़ा दी गई। तो ये जो लड़ाई है, ये कहने को यूक्रेन और रूस के बीच की है, इसमें लोग बहुत जुड़ चुके हैं। यूक्रेन के बस का नहीं था अकेला इतना लड़ना, उनको पैसा भी कहीं से आने लग रहा है, हथियार भी आने लग रहा है, लोग उनके हैं। लेकिन इसका जो रूप है वो बहुत व्यापक हो चुका है। जैसे मैंने कहा, इसमें जो मिलिट्री है वो आगे किस तरह से चलेगी, उसके ऊपर लोगों ने बहुत गहन विचार करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक इंपैक्ट, अर्थव्यवस्था। मेरे को भी कुछ दिन पहले एक पत्रकार भाई ने पूछा कि जी महंगाई चरम सीमा पे है, इसके बारे में आपको क्या कहना है। मैंने कहा भाई तुमने चरम देख नहीं रखी और मैंने ऐसा देखा कोई पढ़ता नहीं है। मैंने कहा चरम सीमा की महंगाई क्या होती है, उसके लिए थोड़ा 2-4 जगह नजर मार कर डालो, तब आपको पता लगेगा महंगाई बोलते किसको। हिंदुस्तान में आज इन्फ्लेशन कितनी है? 5-5.5% के आसपास। आज के दिन पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है 35% से ऊपर। आज के दिन तुर्की में इन्फ्लेशन है करीब 40% के आसपास। और यूरोप और अमेरिका जो इन चीजों को भूल चुके थे कि ऐसी मार भी तुमको कभी पड़ सकती है, पूरा का पूरा आज के दिन इससे ग्रस्त है। हालांकि हिंदुस्तान से कंपैरिजन में ठीक नहीं मानता, क्योंकि वो हमसे अदरवाइज 100 साल आगे है। जैसे मैंने आपको यूक्रेन का उदाहरण दिया कि प्रति व्यक्ति 5 गुना हमसे ज्यादा समृद्ध है पैसे के मामले में। और यदि मैं इंग्लैंड की बात करूं, जिसको आज के दिन कहते हैं कि यूरोप में अगर बहुत कमजोर देश कोई होने लग रहा है तो इंग्लैंड है। इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति आय जो है वो $27,000, मतलब हमारे से 14 गुना 13 गुना। तो ये फर्क है। तो कई बार हम कहते हैं कि इंग्लैंड में तो केवल ही रह रहा है, तो यूरोप के देश तो खत्म हो गए। वो सिर्फ अपने स्तर से नीचे हुए हैं, वो ये नहीं है कि वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के स्तर पर आगे खड़े हो गए। हाँ ये है कि क्योंकि उनकी आदत ही अब उस लेवल पर रहने की होगी। तो जैसे कोई बड़ी बात है कि आज से 20 साल पहले एयर कंडीशनर जो है वो एक लग्जरी थी, अब एयर कंडीशनर जरूरत पड़ चुकी है। तो वो समय समय की बात है, तो वो उस स्तर पे हैं, तो उनको उसमें अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। और यही कारण है, आपको शायद पता होगा कि यूरोप के ज्यादातर देशों ने बहुत साल पहले ये जिसको हम थर्मल प्लांट वगैरह बोलते हैं, ये खत्म कर चुके हैं। वो अपने उन्होंने सील कर दिए हैं सारे के सारे। वो सिर्फ न्यूक्लियर पावर और जो नॉन कन्वेंशनल पावर जो है, नॉन पोल्यूटिंग पावर जो है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस लड़ाई की वजह से, क्योंकि अभी तक उनको गैस की सप्लाई रूस से आती थी बड़ी भारी मात्रा में, इस लड़ाई ने सारा खेल बिगाड़ दिया। यहां तक
सोच चल रही थी कि जो सर्दी आएगी, जो गई पिछली सर्दी, इसके अंदर हमारी हालत क्या होगी, क्योंकि हमारे पास गैस अगर रूस की नहीं आएगी तो हमारा क्या बनेगा। और इसी कारण उनको अपने थर्मल प्लांट जो 20-20 साल से बंद पड़े थे वो चलाने पड़ गए, जिसके लिए कोयला साउथ अफ्रीका तक से गया है उनके पास। तो अर्थव्यवस्था की यदि बात करो तो इस प्रकार का असर उस पर पड़ा है। रूस यूक्रेन दोनों मिला के दुनिया का करीब 25% एक्सपोर्ट जो है गेहूं का, वो यहां से आता था। और ये गेहूं का एक्सपोर्ट जो है, इसकी जो बहुतायत थी वो इनमें थी, जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, अफ्रीका के देश हुए या एशिया के देश हुए। तो आप सोच सकते हैं कि जब इतना भारी चंक वीट का अगर वहां से नहीं निकल पा रहा महीनों तक, तो उसका अर्थव्यवस्था का क्या फर्क पड़ेगा। डिमांड सप्लाई का खेल है, अगर गेहूं आना कम हो गया जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत भारी भारी चेंजेस दुनिया ने देखे। और दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि कोविड की मार पहली दुनिया झेल रही थी। आपके बगल में दो देश थे, श्रीलंका और पाकिस्तान। श्रीलंका ऐसा प्रतीत होता है जैसे 2-3 महीने के अंदर वो कहते हैं ना, अर्श से और फर्श पे आगे गिर गया। एक ऐसा परिवार, राजपक्षे फैमिली जो है, जो इतनी पॉपुलर थी कि 2/3 बहुमत उनका आता था, राष्ट्रपति उनका एक हटे तो दूसरा भाई बनता, दूसरा हटे तो तीसरा बन जाओ, इस तरह की स्थिति थी, इतने ज्यादा पॉपुलर थे। लेकिन उन्होंने उस पॉपुलैरिटी में क्या कर दिया, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले ले लिए कि देश का सत्यानाश हो गया। पहला, बजाय ये कि कहीं से शुरुआत करें, सीधा पूरे देश पर फरमान जारी कर दिया कि इस सीजन से सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं। सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन वही है, जब आप उसको पूरे देश पर थोप दोगे तो एकदम से ना तो वो ट्रांजिशन इतनी जल्दी हो सकती, और जो पैदावार में जो गिरावट आती है वो अपनी जगह, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने बहुत ज्यादा ये, जिसको हमारे यहाँ जो शब्द इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है, रेवड़ियां बांटी, खूब रेवड़ियां बांटी उन्होंने। और यहां तक बांट दी कि जहां से टैक्स आता है उसमें बहुत भारी कटौती कर दी। ये सोचे कि शायद इसको हम काटेंगे तो टैक्स जिस मात्रा में आता है वो ज्यादा हो जाएगा। टैक्स आपने खो दिया, टैक्स की बेस आपकी बढ़ी नहीं, और उधर से आप मुफ्त का सामान लोगों को दिए जा रहे थे, उधर आपने कृषि का सत्यानाश कर दिया, और उनकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा था टूरिज्म, वो कोविड ने मार दिया। एक झटके में पूरा देश अपने घुटनों पे आ गया। और जो ये पूरी उनकी जो रूलिंग फैमिली थी, रूलिंग फैमिली गलत शब्द है, वो डेमोक्रेसी है, बाकायदा जीत के बने हुए थे वो सारे के सारे, लेकिन पूरा देश सड़कों पे आ गया, उनको भागना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले प्रधानमंत्री रहा था, लेकिन अब उसकी हैसियत ये थी कि वो खुद भी एमपी नहीं बन पाया था, और पूरी संसद में उसका एक एमपी था, उसको लोगों ने दोबारा बना दिया प्रधानमंत्री, रणनील विक्रमसिंघे, कि भाई हालात ऐसे हैं कि तू संभाल ले, तेरे को पता है इस काम का। और इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई थी कि चीन के प्रति उनका बहुत भारी कर्ज, देनदारी बहुत ज्यादा है उसकी। तो ये सारी चीजें बढ़ के पूरा देश वो ठप हो गया। एक अच्छा खासा समृद्ध देश देखते देखते, अंग्रेजी में शब्द है इम्प्लोड कर गया है। एक्सप्लोड होता है जब कुछ चीज यूं फटे, इम्प्लोड होती है जब वो अंदर की तरफ गिर जाए। वो पूरा देश भीतर पड़ गया सारा का सारा एक झटके में। इसी तरह से हमारे पड़ोस में आजकल हो रहा है पाकिस्तान में, वहां भी पूरा ड्रामा हो रहा है। वहां तो खैर उनके मुद्दे तो और भी हैं, लेकिन मेन तो ये है कि अर्थव्यवस्था का बिल्कुल भट्ठा बैठा हुआ है। और उधर जैसे मैंने कहा यूरोप में दिक्कत है, अमेरिका में फिलहाल दिक्कत नहीं, इन्फ्लेशन वगैरह या कोविड की वजह से तो है, लेकिन अन्यथा वो ठीक ठाक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक स्थिति बन चुकी है। और इस पूरी स्थिति में एक देश जो मुस्कुरा रहा है वो है चीन, क्योंकि वो वैसे ही बहुत तरक्की पे चला हुआ है, अमेरिका के बराबर आ चुका है वो आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से, और मिलिटरीली भी वो आज के दिन बहुत सक्षम हो चुका है। वो बात दूसरी है कि उसने पंगे बहुत ले रखे हैं अपने इर्द गिर्द की। उनका सिर्फ हमसे झगड़ा नहीं है, हमसे तो उनका झगड़ा छोटा है, बल्कि उनके असली झगड़े तो उनकी जो पूर्वी दिशा है उधर है। उनके झगड़े ताइवान के साथ हालांकि उसको झगड़ा तो कहोगे क्योंकि ताइवान आज के दिन वैसे तो अलग देश है, लेकिन ताइवान हमेशा चीन का हिस्सा होता था। वो तो सिर्फ ये था जब
इनकी कम्युनिस्ट पार्टी में जब ये फूट पड़ी और वो जो एक धड़ा था, उन्होंने ताइवान में जाके अपना शासन स्थापित कर लिया था और फिर इधर ये माओ वालों ने पूरा चीन काबू कर लिया था। तो बल्कि शुरू में यूनाइटेड नेशंस में चीन देश जो है जिसको मान्यता दी गई थी वो ताइवान था, इनको बाद में दी गई। तो उनसे झगड़ा है। जापान को चीन से सदा के लिए एक थ्रेट हमेशा बना रहता है। पूरे कोरिया को, साउथ कोरिया को बिल्कुल थ्रेट बना रहता है, खास तौर पे क्योंकि एक वो देश है उनके उत्तर में, नॉर्थ कोरिया, और वो थोड़ा दूसरे टाइप के सोच वाले लोग हैं, उनको चीन पूरी थुक्की मार के रखता है। और इधर की तरह से नीचे आ जाओ तो आपका फिलीपींस और ये जितने भी हैं, एक पूरी स्ट्रिंग है जो आती है ऊपर से नीचे तक। तो इस ऐसी स्थिति में आज के दिन जो दुनिया दो धड़ों में थी फिर एक में गई, अब उसमें संभावना बनी है बहुत सालों बाद कि दुनिया में कई बिंदु हो सकते हैं जहां पे अलग अलग देशों का प्रभाव हो सकता है। तो उस स्थिति में अब हिंदुस्तान क्या अपनी भूमिका निभाएगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मैं बोलूं मूट पॉइंट है कि हम अब क्या करेंगे। क्योंकि वैसे तो हमने पिछले करीब 15-20 साल से अपनी जो बग्गी है वो अमेरिकी घोड़े के साथ बांधती वैसे तो, लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जब आप कहां खड़े हो उसको नापा जा सके। और वो नापना आया इस यूक्रेन और रूस की लड़ाई में कि हिंदुस्तान कहां खड़ा है। और हालांकि हम शब्द तो इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रलिटी, निष्पक्षता, लेकिन हमने जब से लड़ाई शुरू हुई है हमने किसी भी ऐसे रेजोल्यूशन का यूएन में या उसकी किसी भी संस्था में समर्थन नहीं किया है जो रूस की आलोचना करता हो या रूस को फिर ये शब्द इस्तेमाल करता हो कि इन्होंने यूक्रेन का हिस्सा हथियार लिया या यूक्रेन पे एग्रेशन कर दिया। जहां भी ये शब्द आते हैं हिंदुस्तान ऐसे किसी रेजोल्यूशन की सपोर्ट नहीं करता। और एक बहुत बड़ा हथियार जो इस्तेमाल हो रहा है रूस के खिलाफ पश्चिम के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, वो है कि रूस के साथ आज के दिन कोई व्यापार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जो करेंसी है जिसमें आप डील करते हो वो डॉलर है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान फर्ज करो सऊदी अरेबिया के साथ कोई डील करता है तो आप उनको रुपए दोगे, डॉलर देने पड़ेंगे क्योंकि डॉलर की मान्यता है। तो रूस के जितने भी दुनिया में खाते हैं या बैंकिंग सिस्टम है, अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, पता नहीं तो पता करना चाहिए क्योंकि आप में से हो सकता है कि कोई कंपैटिटिव एग्जाम में जाएं। स्विफ्ट शब्द है, SWIFT, ये पूरी दुनिया का जो बैंकिंग सिस्टम है ऑनलाइन का, जिसमें सारी इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, वो स्विफ्ट के माध्यम से होती है। तो रूस आज के दिन स्विफ्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रूस की अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? चाइना तो उसकी मदद कर ही रहा है, उसके अलावा दुनिया के बहुत देश हैं जो उनसे सामान खरीदने लग रहे हैं। हमने रूस से कभी भी इतना तेल नहीं खरीदा जो आज के दिन खरीदने लग रहे हैं पिछले 1 साल में। और उसका कारण यह था कि हमारे से बहुत दूर पड़ता है रूस, जैसे मैंने कहा कई 1000 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है अपने आप में बहुत महंगी हो जाती है। लेकिन दुनिया में जो अदरवाइज हालात बने हुए हैं, और क्योंकि हमारा रूस से एक संबंध है और रूस हमसे रुपए लेने को तैयार है, तो हम रूस से तेल खरीदने लग रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है, जो मैंने कहा वो चरमछूती महंगाई, उसका ना आने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपके तेल की कीमत जो है वो पिछले 1.5 साल से एक जगह अटकी हुई है। उसमें कोई ₹1-2 की गांठ बात तो मिला है, उससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ा। और इसका एक और दूसरा हिस्सा क्या है कि ये तेल जो वहां से लेने लग रहे हैं, इसको हम अपने यहां लेके इसको हम और थोड़ा रिफाइन करके इसको हम यूरोप को बेचने लग रहे हैं। तो अब देखिए दुनिया इतनी सीधी स्पष्ट नहीं होती। जर्मनी और फ्रांस जो है
वो आज के दिन चीन के साथ अपना ट्रेड बहुत बढ़ाने लग रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये कोई फायदा नहीं है कि ये हमेशा दीवार खींच के और उसके हिसाब से पूरी दुनिया की राजनीति करी जाए। तो उस तरह की चीजें इसके अंदर आने लग रही हैं। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान रूस का पक्षधर आज के दिन क्यों है? अब तो अमेरिका के करीब करीब घेरे में चले गए हैं जो इस तरह की बात करते हैं। आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दूंगा। रूस ने सन 1950 के दशक से और जब तक सोवियत रूस खत्म नहीं हुआ था, कभी भी कोई भी यूएन में रेजोल्यूशन जो हिंदुस्तान के हितों के खिलाफ जाता हो उसमें पास नहीं होने दी। जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं वो 5 हैं। ये 5 वो हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई जीतने में जिनकी सबसे अहम भूमिका थी, उनको यूनाइटेड नेशंस में सबसे बड़ी वीटो पावर मिली हुई है। ये 5 हैं, अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस। ये 5 देश हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था के हिसाब से जापान और जर्मनी सबसे बड़े हैं अमेरिका और चाइना के बाद, लेकिन जर्मनी और जापान वो थे जिनसे पूरी दुनिया लड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो वो इसका यूएन का हिस्सा है लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं। और सिक्योरिटी काउंसिल में यदि एक मेंबर भी किसी चीज को वीटो कर देता है वो पास नहीं हो सकता। रूस ने कभी भी, सोवियत रूस ने कभी भी कोई भी रेजोल्यूशन जो हिंदुस्तान के हित पे हिट करता हो उसको पास नहीं होने दिया। दूसरा, लोग कुछ ही कहते रहे, रूस ने कभी आपको, सोवियत रूस खत्म होने के बाद भी अपना हाथ नहीं खींचा आपसे। 71 की जब लड़ाई थी तो वो लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी गई थी। उस लड़ाई के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उस समय की प्रधानमंत्री और रूस के बीच में बाकायदा ट्रीटी साइन हुई थी। फ्रेंडशिप ट्रीटी बोलते हैं वैसे उसको लड़ाई का अलायंस की संख्या नहीं दी गई है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यही थी कि कोई तीसरा अगर बीच में आया तो हम आपके पीछे खड़े। और यही कारण था कि अमेरिका चाहते हुए भी 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के पक्ष में नहीं उतर पाया, क्योंकि उन्हें खतरा था कि लड़ाई नहीं बढ़ना जाए। और इसी तरह से उसके बाद भी जब भी हमारा कश्मीर के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट होता है यूएन में, रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। उसके अलावा अब उसको मजबूरी कह लो या पुराना रिश्ता कह लो, आज के दिन भी हमारा 2/3 असला जो है वो रूस से आता है आज के दिन। तो यदि हम उनसे अपना पल्लू छुड़वाना भी चाहें तो छुड़वा नहीं सकते, क्योंकि असला जो फौज का है वो ऐसी चीज नहीं है कि 6 महीने, साल, 2 साल या 5 साल में आप बदल सकते हो। इसको लगते हैं दशकों। तो हमने ये मेक इन इंडिया की मुहिम शुरू इसीलिए की है कि हम स्वावलंबी हो सकें। लेकिन ये जो असली टेक्नोलॉजी है लड़ाई वाली, और इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें ना भाषण देने के लिए बहुत अच्छी होती हैं कि अरे क्या चीज है, हम ये चीज भी बना देंगे, इसका भी इजाद कर देंगे, फलाना भी कर देंगे। तो कुछ नहीं। आज तक हम हवाई जहाज का इंजन नहीं बना पाए। वो हवाई जहाज की जिनको हम ये कहते हैं और गर्व से कहते हैं कि हमने अपना फाइटर एयरक्राफ्ट बना लिया, उसका इंजन जो है वो जीई कंपनी का है। वो इंजन हमने नहीं बना रखा। मेरे ख्याल से हमारी कोई कार भी नहीं है जिसका इंजन हमने बना रखा हो। ये जितनी कारें आप और मैं लिए फिरते हैं, ये इंजन भी सारे बाहर के। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो बहुत धीरे धीरे आती है, और वो आती भी ऐसे नहीं है कि आपको कोई दे देगा, लेकिन रूस ने आपको दी। उन्होंने आपको टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने सबसे सोफिस्टिकेटेड हथियार जो है जो उन्होंने बनाया वो आपको दिया। उन्होंने आपको S-400 सिस्टम दिया, उन्होंने आपको सुखोई 35 हवाई जहाज जो है वो दिए। अमेरिका यहाँ पे आनाकानी करता है। उनकी टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट चीज और सबसे घातक चीज होती है वो किसी को नहीं देते, अपने पास रखते हैं। या यूरोप के जो उनके भाई बंदूकों के लोग घूमते हुए रेस बीच में आ जाती है। जो कुछ गोरे देश हैं, क्योंकि अमेरिका निकला तो उनसे हुआ है सारा का सारा, या उनके साथ शेयर करते हैं और किसी को नहीं देते।
तो एक आपका संबंध रहा है रूस के साथ 70 साल से, और उस संबंध की जो बुनियाद है वो भरोसा है और दूसरी जरूरत है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पीछे हटे। तो इस प्रकार से हमारा संबंध रहा है, और यही शायद कारण है कि आज के दिन भी हम रूस के ऊपर यदि कहीं सवालिया निशान उठाया जाता है तो हम उसके पक्ष में नहीं आते, हम भले ही न्यूट्रल रह रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में इस लड़ाई के संदर्भ में आपका न्यूट्रल रहना भी रूस को मदद करने के बराबर है। वो न्यूट्रलिटी ये है कि हमने वोट नहीं किया, लेकिन वो वोट ना करना भी रूस की मदद करने के उस हिसाब से ही। तो ये कुछ चीजें हैं, और मैं इसको बस यही मेरे ख्याल से खत्म करना चाहूंगा। सिर्फ अंत में ये कहूंगा कि सिर्फ ये कहूंगा कि आप जो यहाँ बैठे हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, सही ज्ञान यदि अर्जन करना है उसके लिए किताबें पढ़ो, उसके लिए अखबार पढ़ो, उसके लिए अच्छे जर्नल या मैगजीन्स पढ़ो। ये इसके भरोसे अगर रहोगे ना तो रोज तो पड़ोसी से लड़ाई करोगे, ठीक है, और रोज हमारी फौजें चढ़ रही हैं पाकिस्तान के ऊपर। आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, आज के दिन पूरा देश चीन के खिलाफ हो रहा है ना? आपको पता है चीन के साथ हमारा ट्रेड कितना है? 125 बिलियन डॉलर, और वो 125 बिलियन डॉलर में 40% इजाफा पिछले 2 साल में हुआ है, जब से ये तनाव चल रहा है वहां पे। तो भाई दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, और उस 125 बिलियन डॉलर में आपका 90 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट है चाइना से। मतलब ये कि आप वहां से अपनी जरूरत की चीजें लेने लग रहे हो। तो दुनिया जब इकोनॉमी में यूं बंद जाती है ना, तो सीधा सीधा दोस्त दुश्मन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेरिका भी क्यों नहीं चीन से डरता? क्योंकि पूरी अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो चीन के साथ यूं हुई है आज के दिन, उससे निकल नहीं सकते। तो ये जो एक फितूर चढ़ा रहता है ना कि चढ़ाई कर दो, लड़ाई कर दो, मार दो, इनके बल्ले तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे पाकिस्तान का भी उदाहरण देना चाहता हूँ। वो हमसे 3 या 4 लड़ाइयाँ जो भी हुई, सबकी शुरुआत उन्होंने की है, वो सारे के सारे हारे हैं। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि उनकी फौज होती है, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। और दूसरा ये, आपका और उनका साइज वही है जो रूस और यूक्रेन का है। यदि कभी बेवकूफी कोई सा देश करेगा तो दुनिया के दूसरे देश जो ना बैठ के देखेंगे नहीं तमाशा, वो सारे बीच में आएंगे वो, क्योंकि ये तो यूरोप वाले आपस में लड़ रहे हैं। तभी दुनिया को खटका हो गया कि गलती से अमेरिका ने, इसने, रूस ने, क्योंकि ये बहुत आज के दिन बहुत लोगों के दिमाग में ये पशुपेश चल रही है कि गलती से रूस को यदि ये लड़ना शुरू हो गया, तुम ये लड़ाई हार रहे हो। और पुतिन जिस तरह का आदमी है, कोई डेमोक्रेट तो है नहीं, कोई वोट वाट का तो चक्कर वहां है नहीं। दूसरा वो तो केजीबी का 16 साल ऑपरेटिव रहा है, मतलब जासूस रहा है 16 साल तक, उनकी सबसे बड़ी जासूसी कंपनी का, उस टाइप का वो आदमी है। और उसको अब हो गए 22-24 साल राज करते हो गए, एक शतक राज है, और दुनिया का सबसे बड़ा उसके पास, जैसे मैंने कहा, आर्म्स का हिसाब किताब है। उनको, बहुत लोगों को इस चीज का खटका है कि रूस यूक्रेन से हार ना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कहीं ये ना हो जाए कि गलती से कल को वो उठाए अपनाएगा न्यूक्लियर। और पहली जो विश्व युद्ध हुई थी 1914 में हुई थी शुरुआत उसकी, वो एक छोटे से राजकुमार की असैसिनेशन हुई थी, उससे वो लड़ाई की चिंगारी होगी थी। ये तो पूरी लड़ाई चलने लग रही है वहां पे। तो ये स्थितियां मैं खास तौर पे आप लोगों को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों में, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग ओपन माइंड से चीजों को देखिए। कभी भी जो प्रोपेगेंडा होता है, वो प्रोपेगेंडा जनसाधारण के लिए तो ठीक है, लेकिन पढ़े हुए आदमी का पढ़ा हुआ होने का औचित्य ही तब है जब वो सोच के अपने किसी व्यू पे आ सके। व्यू पे चाहे किसी पे आ जाओ, उसमें कोई माड़ी बात नहीं। जैसे मैंने कहा, आप कैपिटलिस्ट भी हो सकते हो, आप कम्युनिस्ट भी हो सकते हो, आप
धर्म के हिसाब से कुछ भी हो सकते हो। आप एक जिसको बोलते हैं एनार्किस्ट, भाई अराजकतावाद में मैं विश्वास रखता हूं, वो भी हो सकते हो, लेकिन वो यदि आप अपनी कन्विक्शन से उसको समझते बूझते हो रहे हो तब तो बात समझ में आती है। लेकिन भेड़ चाल यदि पढ़ा लिखा आदमी भेड़ चाल में जाएगा फिर उसका कोई फायदा नहीं। आज के दिन बहुत बड़ा नाम हमारे बीच में जो शहीद भगत सिंह का 23 साल की उम्र में फांसी हो रही थी, लेकिन उसको पढ़ के देखना, कभी पढ़ के देखना उसको। वो 23 साल की उम्र में जब तो उसको फांसी हो रही थी, उससे पहले के जो 7-8 साल थे वो कितना गहराई से सोशलिज्म और कम्युनिज्म के अंदर गया। वो उसकी आइडियोलॉजी थी। वो ठीक है, वो देश को आजादी दिलाने के साथ भी उसका जुड़ाव था, लेकिन उसको जो शक्ति मिलती थी वो उसकी उस आइडियोलॉजी से थी। वो सिख था, लेकिन उसने किताब लिखी Why am I an atheist? एथिस्ट की हिंदी क्या होगी? जो भगवान को विश्वास ना रखता है, नास्तिक। मैं नास्तिक क्यों हूं? 20 साल की उम्र लड़का लिखने लग रहा है इस चीज। तो वो एक विचारधारा जो उसने पकड़ी वो वहां से निकला है। तो उस तरह की बात आपको समझनी चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी बातें जो की जाती हैं उनके आगे। मैं तो एक वो जर्नलिस्ट है, वो अपना शो करता है, वो जो हमारे टेलीविजन के खास तौर पे जब कोई भी तनाव होता है ना बॉर्डर पे, तो वो उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, कहता है कि हमारे टेलीविजन के कॉमिक कमांडो हैं। कॉमिक कमांडो कॉमिक्स में बचपन में पढ़ी होंगी, जो किताबें जो होती है उसके अंदर जो हीरो होता है वो कुछ भी कर सकता है और कैसे भी कर सकता है। हमारे हिंदी के जो फिल्मी हीरो हैं उनसे भी बड़ा हीरो होता है, तो वो उनको कॉमिक कमांडोज की संज्ञा देता है। और वो यूं एक पूरा खोल के बैठ जाते हैं कि ये पहाड़ी, ये बीच में खाई, ये नदी, इसको यूं पार कर दो, इसको यूं पार कर दो। खेल है जैसे, तो मतलब कोई ये नहीं पता कि इसके अंदर कितने लोगों की जान जाएगी अगर ये हो गया, कितना भारी नुकसान इसमें होगा यदि ऐसा कुछ हो जाए। तो इन चीजों में जरा अपना विवेक का इस्तेमाल करें और इन चीजों को गहराई से जरूर पढ़ें। कभी ये ना सोचें कि दुनिया के दूसरे हिस्से में यदि कुछ हो रहा है उससे मेरा क्या लेना देना। एक बार ब्राजील के अंदर कुछ हुआ था और जेएनयू में स्ट्राइक हुई थी जो 1 महीना चली थी। ब्राजील हमारे से 15,000 किलोमीटर दूर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। लेकिन एक जागरूक स्टूडेंट्स की जो जमात है वो इश्यूज के बारे में सोचती है। बेवकूफ जो हैं वो इंसानों के बारे में सोचते हैं या जिसको कहते हैं शख्सियतों के बारे में सोचते हैं। तो आदमी को हमेशा जो विचार हैं और जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि उसके जो किरदार हैं उनको उनकी हैसियत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। आप सब यहाँ आए, इतनी देर बैठे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।